हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th के जो हम लोग वैद्युत आवेश और क्षेत्र इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आवेश घनत्व और उससे संबंधित जैसे चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी तरह की होती हैं और इस पर आधारित कुछ रूल्स हैं। जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है गास का नियम। तो गास का नियम और उससे संबंधित बहुत से अनुप्रयोग हैं। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हमें आवेश घनत्व के बारे में जानना होगा कि आवेश घनत्व है क्या। तो जब किसी भी वस्तु पर, यानी वह चालक है अचालक है, तो जब किसी भी चालक वस्तु पर कोई आवेश देते हैं तो वह आवेश एक समान रूप से उसके क्षेत्रफल पर, लंबाई पर या उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस तरह से यह इस पर निर्भर करता है आवेश घनत्व कि वह लंबाई पर है या क्षेत्रफल पर है या आयतन पर है। तो इस तरह से जब किसी भी वस्तु को आवेश दिया गया तो वह आवेश तीन प्रकार से वितरित होगा, अर्थात जो आवेश घनत्व होगा वह तीन प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे कि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे आप कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आयतन आवेश घनत्व, और इसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व या फिर आयतन आवेश घनत्व, इसके आयतन और पृष्ठ लंबाई पर किस तरह से यह निर्भर करता है। तो ये रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में अब हम ये देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि एक तार है, इस तार की लंबाई जो है L है और इसके ऊपर आवेश Q दिया गया है। तो जब इस पर आवेश Q दिया जाएगा तो यह पूरा का पूरा आवेश इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इसका रेखीय आवेश घनत्व है इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर ये इस वस्तु के ऊपर कुल आवेश और बटा उसकी लंबाई। तो अगर आवेश Q है और लंबाई L है तो लैम्डा बराबर Q/L। यह जो है रेखीय आवेश घनत्व हो गया लैम्डा। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका SI मात्रक, Q का मात्रक गुलाम और L का लंबाई है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया गुलाम पर मीटर। तो यह रेखीय आवेश घनत्व हो गया। इसे हम इसमें दिखाते हैं लैम्डा से। ठीक इसी तरह से जो दूसरा है उसे आप पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इसके लिए क्या होगा कि क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एक वस्तु है और इसका जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A है और इस पर दिया गया जो आवेश है यह आवेश Q है। तो जब यह आवेश Q दिया जाएगा तो इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जब एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो इस पर क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से इसको निरूपित करते हैं। तो सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश हो गया Q और क्षेत्रफल हो गया A। तो इस तरह से सिग्मा इक्वल्स टू Q/A। इसका मात्रक Q गुलाम A मीटर स्क्वायर
यानी इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इसी पृष्ठ आवेश घनत्व पर आगे आप पढ़ेंगे एक कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। तो कोरोना डिस्चार्ज से क्या कि जब किसी भी वस्तु पर जब उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम होगा तो जो भी आवेश दिया जाता है तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है यह बहुत ही अधिक हो जाती है, क्योंकि यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब क्षेत्रफल कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से आयतन आवेश घनत्व, इसे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में एकांक आयतन पर, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आयतन आवेश घनत्व जो है एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। जैसे यहां पर एक दिया गया है, घन के आकार की कोई वस्तु है और इसका जो आयतन है यह v है और इसके ऊपर दिया गया जो आवेश है यह आवेश q है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो इसका आवेश होगा, चार्ज होगा, वह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यहां से हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को दिखाते हैं रो से। तो रो बराबर आवेश और बटा ये हो जाएगा आयतन। तो आवेश और बटा आयतन। तो इस तरह से ये मिल गया रो इक्वल्स टू क्यू अपान वी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से प्रदर्शित करते हैं। अब इस तरह से इसका जो एसआई मात्रक होगा, यह इसका मात्रक हो गया कूलम और पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। अब इन्हीं आवेश घनत्वों के ऊपर एक कह सकते हैं कि प्रमेय है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, जिसे कि हम कहते हैं गॉस का प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है ये देखिए। गॉस का नियम यानी गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, इसी जो है कहीं गॉस लिखा जाता है, कहीं गाउस लिखा जाता है। तो यह है GAUSS, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम ये कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम माने जो इसका स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट क्या है कि निर्वात अथवा वायु में किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश क्यू इन माने इनक्लोज्ड का 1/ε गुना होता है। इसे फाई ई से आप प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds। ई इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यह जितने भी आवेश होंगे उसके बाहर या उसके भीतर सबका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस पर होता है, उस सरफेस पर तीव्रता जो है E वह है, और S ये स्मॉल एलिमेंट ds मतलब कि एक छोटी सी एरिया के लिए निकालेंगे और इसके बाद फिर इसका टोटल इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल सरफेस पर यानी टोटल एरिया पर उसके या सरफेस एरिया पर या वॉल्यूम पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू आती है ये Q इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम it states that the total electric flux passing through any closed surface is equals to 1/ε times the total charged enclosed by the body। उस बॉडी के भीतर जितने भी प्लस चार्ज हैं माइनस चार्ज हैं सबका जो सम होगा वह नेट चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की
वैद्युतशीलता है। तो इस तरह से इसका फार्मूला हो गया फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यह गॉस लॉ के लिए यह जो इंपॉर्टेंट फार्मूला कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया। अब इसमें कहा गया था कि यह वायु या निर्वात में रखा गया है, लेकिन यदि यह माध्यम ये जिसमें यह रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक अगर k हो तो फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपान के एप्सिलॉन नॉट। इसे कहीं कहीं पर जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मतलब हो गया कि के एप्सिलॉन नॉट। अगर निर्वात है तो उसके लिए के का मान हो गया 1। गॉस के नियम की उत्पत्ति। जो गॉस का नियम है कि सरफेस से जाने वाला कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक आवेश है क्यू, इससे r दूरी पर एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर लेते हैं, जिसे इस सरफेस को जो है गॉसियन सरफेस कहा जाता है। इसे जो है गॉसियन सरफेस का ड्रा करिए। इससे r दूरी पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds। यहाँ जो सेंटर इसका O जिस पर Q चार्ज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यह रेडियल आउटवर्ड होगी। यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई रेडियल आउटवर्ड बाहर की। अब यहाँ पर जो सरफेस एरिया लिया गया है वह जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, यह सपोज कर लेते हैं कि E के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर ds है यह थीटा कोण बनाता है। तो इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक मतलब कि जो चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह कितनी होगी? तो आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो यह वैद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान r स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर होगी? O से P की ओर। तो इसका मतलब हो गया कि आप इसको लिख सकते हैं एलॉन्ग OP। अब जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ds, उससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा? तो ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हो गया आपका डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ds। स्मॉल एरिया एलिमेंट ds के लिए ये ई डॉट ds हो गया। लेकिन जो टोटल फ्लक्स है वह टोटल फ्लक्स कितना होगा? फाई ई इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds, और ये वैल्यू हो जाएगी ई ds कास थीटा। ई डॉट ds का मतलब ई ds कास थीटा। अब E की वैल्यू रख दीजिए, तो फाई E इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, ये E की वैल्यू हो गई, और इसके अंदर ये वैल्यू हो गई ds कास थीटा, ये
तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू इसके साथ ले लीजिए, और ये ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ds cos थीटा अपान आर स्क्वायर यह इसके केंद्र पर अंतरित घन कोण है। तो घन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओमेगा से। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए है, इसलिए इसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। तो फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो गई डी ओमेगा। और एक बिंदु पर, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केंद्र है यह इसका, तो इसका जब केंद्र है तो यह जो सर्किल है, जो गॉसियन सरफेस है, यह इस बिंदु पर कितना कोण अंतरित करेगा? 4 पाई स्टेरेडियन का। इस तरह से ये वैल्यू हो गई Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू हो गई 4 पाई। अब ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये वैल्यू हो गई Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई फाई ई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? पहला है, गॉस का नियम किसी भी आकार और आकृति के बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। मतलब कि अगर सरफेस जो है ओपन है, खुला हुआ है, तो यह उसके लिए जो है गॉस का नियम सत्य नहीं होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश के मान पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसके अंदर जो आवेश है, मतलब कि कुछ आवेश धनात्मक है, कुछ आवेश ऋणात्मक है, तो दोनों आवेशों के योग, मतलब उनका जो बीजगणितीय योग होता है, उस योग पर निर्भर करता है। तो अर्थात उसके अंदर जितना भी नेट आवेश होगा उसी पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, क्योंकि फाई इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तीसरा, वैद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों अथवा वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो वस्तु रखी गई है, उस वस्तु के अगर बाहर कोई आवेश स्थित है या बाहर से कोई जो है वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, यह वैद्युत फ्लक्स इस पर निर्भर नहीं करता। किसी बंद सममित पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश Q अगर स्थित हो, तो पृष्ठ के प्रत्येक अर्ध भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स का आधा हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि एक जो है बॉल है, एक फुटबॉल सपोज कर लीजिए है, और इसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है। तो अगर एक आवेश Q रखा गया है, तो जब उसके सरफेस से फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। अगर उसको काट करके आधा कर दिया जाए, अगर उसे काट करके आधा कर दिया जाए, तो उस स्थिति में उसका आधा हिस्सा बचेगा और केंद्र पर रखा गया है। तो अब ऊपर वाले हिस्से से तो फ्लक्स जाएगा नहीं, उसका फ्लक्स जो जाएगा सिर्फ जो बचा वाला हिस्सा है उसी से जाएगा। तो अब उसका जो फ्लक्स है वह पहले का आधा हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि किसी बंद सममित पृष्ठ के केंद्र पर अगर बिंदु आवेश Q स्थित हो, तो पृष्ठ के प्रत्येक अर्धभाग से गुजरने वाला फ्लक्स कुल फ्लक्स का आधा हो जाएगा। अब इस पर जो है
आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है होंगे, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जो है अभी इसी में आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो उसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसके केंद्र पर आवेश रखा गया है Q, तो इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स इससे पास आउट होगा Q/ε0। यह भी इस रखा गया इसके सेंटर पे, तो इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा? Q/ε0। यह एक आयताकार वस्तु है, इसके अंदर भी रखा गया है, तो इसके जितनी भी सतह है, सभी सतह से जो फ्लक्स पास आउट होगा वह फ्लक्स Q/ε0 होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखिए अब टोटल फ्लक्स, तो ये टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो इसके लिए आप ये देखिए कि इस वस्तु के अंदर टोटल आवेश कितना है। तो टोटल आवेश आप निकालेंगे तो जो Q टोटल है ये होगा 2Q और -4Q। तो इस तरह से हो गया ये -2Q, यानी अब इस पूरे से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है यह होगा -2Q/ε0। इसी तरह से आप इसमें देखिए, इसको कट कर दिया गया, कट करके, और इसका आवेश यहाँ सेंटर पर ही पड़ा हुआ है, तो अब इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा? तो यहाँ पर जो सममिति वाला लॉ है, सिमिट्री वाला है, वह रूल यहाँ पर लागू होता है। तो ये आधा भाग निकल गया, तो इसका मतलब है कि यह जब रखा गया है इस स्थिति में, तो यहाँ से जो फ्लक्स पास आउट होगा वह उसका आधा हो जाएगा, Q/ε0 का आधा, यानी Q/2ε0 हो गया। इसी तरह से जब गोले के केंद्र पर यह रखा गया है और इसको हाफ कट कर दिया गया और यह सेंटर पर फिर भी बना हुआ है, तो इससे भी जो फ्लक्स पास आउट होगा यह Q/2ε0। इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा? तो इससे जो फ्लक्स पास आउट होगा, ये देखिए, अगर हम ये यहाँ पर ये कह लें कि S1 से कितना होगा, S2 से कितना होगा और टोटल कितना होगा, तो S1 मतलब कि इसके अंदर जो आवेश है वह कितना है? 3Q है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम ये कह दें कि ये phi1 है, तो 3Q/ε0 होगा। इसके बाद S2 से कितना होगा? तो S2 से निकालने के लिए S1 भी इसके अंदर शामिल है, तो S2 के लिए हम जब देखेंगे तो इसके अंदर का पूरा चार्ज देखेंगे, पूरा आवेश देखेंगे, तो इसके अंदर जो आवेश है 3Q - 7Q, तो जो टोटल चार्ज हो गया इसका -4Q। तो S2 से जो निकलेगा ये हो गया -4Q/ε0, और जो S2 से बाहर निकलेगा जो फ्लक्स, वही इसका टोटल फ्लक्स होगा। चलिए, अच्छा अब ये देखिए, यह एक जो है बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 1000 इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा? इमेजिन करिए, जो फ्लक्स पास आउट होगा वह कितना होगा? तो इससे फ्लक्स जो है फाई की वैल्यू होगी 0। कैसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वह दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर के बना होता है, तो इसका जो नेट चार्ज होगा वह चार्ज क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो चाहे वह एक डाइपोल रखा गया हो, चाहे 1000 डाइपोल रखे गए हों, उसका जो नेट चार्ज होगा वह चार्ज 0 होगा। जब 0 होगा तो इससे कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। तो इस तरह से जो है, जब भी फ्लक्स की बात हम करते हैं तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज होते हैं वह उन टोटल चार्ज पर यह निर्भर करता है। यह एक क्वेश्चन है कि n भुजा वाले घन के केंद्र पर +Q आवेश रखा गया है। केंद्र पर पूछा गया कि A घन के संपूर्ण पृष्ठ किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स
ज्ञात कीजिए। क्या फ्लक्स का मान घन की भुजा पर निर्भर है? और तीसरा है, यदि बिंदु आवेश को घन के भीतर केंद्र से हटाकर अन्यत्र रख दिया जाए तो फ्लक्स के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक घन है, तो यह एक जो है यह एक घन हो गया। इसके केंद्र पर, तो अगर हम इस तरह से इसको मिला दें तो इसके केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है। तो संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में इससे पूछा गया है कि किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स एक से, तो किसी भी घन में कितने फलक होंगे? गौर कीजिए, कितने फलक होते हैं? 6 फेसेस होते हैं उसके, तो इसका मतलब उसके 6 फेस हो गए, फलक हो गए। तो 6 फलक से पास आउट होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से कितना होगा? इसका अपान 6 हो जाएगा। तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन, यानी उसका 1/6 हो जाएगा। क्या फ्लक्स का मान घन की भुजा पर निर्भर है? घन की भुजा पर निर्भर है, उसकी लंबाई छोटी है, लंबाई बड़ी है, इस क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है। तो कहीं पर भी जो है आप देख रहे होंगे कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का कहीं उल्लेख नहीं है, न किसी फार्मूले में आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो फ्लक्स है वह फ्लक्स का जो मान है वह घन की भुजा पर निर्भर नहीं करता है। तो आपके बी का आंसर हो गया नहीं, निर्भर नहीं करता। तीसरा देखिए, यदि बिंदु आवेश को घन के भीतर केंद्र से हटाकर अन्यत्र रख दिया जाए, यह केंद्र पर रखा गया है, तो जब यह केंद्र पर रखा गया है तो अगर इसको केंद्र से हटा करके कहीं और रख दिया जाए, सपोज कर लीजिए इसको हटा करके और यहाँ पर रख दिया गया इस फलक पर, तो क्या होगा? इससे जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब है, घन से निकलने वाला जो कुल फ्लक्स है वह अप्रभावित रहेगा। मतलब कि जितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, यानी टोटल फ्लक्स जो होगा वह क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन फलक से जैसे यहाँ पर रख दिया गया या यहाँ पर रख दिया गया या यहाँ पर रख दिया गया, तो फलक से माने प्रत्येक फलक से जो पास होने वाले फ्लक्स हैं उनका मान प्रभावित होगा। जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि इसको उठा करके इसके एक कोने पर रख दिया गया, इसको उठा करके एक कोने पर रख दिया गया, तो अगर एक कोने पर रख दिया गया तो इसको सममित बनाने के लिए, इसकी सिमेट्री बनाने के लिए इसी तरह के 8 घन की जरूरत पड़ेगी। अगर कोने किसी एक रख दें तो इसको सममित बनाने के लिए 8 घन की जरूरत पड़ेगी। तो जब 8 घन की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब हो गया कि इससे उस समय कितना फ्लक्स पास आउट होगा? इससे जो है जो फ्लक्स पास होने वाला है वह 1/8 हो जाएगा। तो यह इस तरह से मान जो है इस पर निर्भर करता है, यानी टोटल फ्लक्स का मान तो अप्रभावित होगा, यानी जो C है तो आप ये कह लीजिए कि जो फाई टोटल है यह
अप्रभावित होगा, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु फलक से या फलकों से कह सकते हैं कि फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स जो है, गुजरने वाला फ्लक्स यह प्रभावित होगा। तो यह जो है घन से संबंधित एक आंकिक उदाहरण था। तो गास के नियम के जो विभिन्न अनुप्रयोग हैं, उन अनुप्रयोग को जो है हम अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।